हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशनल सेंटर। हम चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अपना कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक टेरिटरी का। तो देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, क्या होता है एंड कैसा कैसा ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। कौन होता है, एक इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है कंट्री का, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री, जो कि एक कंट्री में रहता है या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उसका कहीं ना कहीं उस कंट्री में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो प्रोडक्शन कर रहा हो वहां पे, ठीक है, या कोई सर्विस दे रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होना चाहिए, वहां से वो कमाई कर रहा हो। इन शॉर्ट आपको याद ये रखना है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहती है या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाए करता है। जैसे कि मैं इंडिया की क्या हूँ, रेजिडेंट हूँ। कब मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगी, जब मैं इंडिया में स्टे करती हूँ, ऑलराइट, या फिर इंडिया में मेरा बिजनेस है। अब अगर मैं एग्जाम्पल लू अमेरिका का, मेरा अमेरिका में बिजनेस है, मेरा वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे जो पॉलिसीज होंगी वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। तो मेरा वहां पे क्या है, बिजनेस है, तो मतलब मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो मैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट में क्या होंगी, काउंट होंगी। ओके, चलिए जी एक बार डायग्राम को देखिए। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट, या तो वो रेजिडेंट होना चाहिए या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में होना चाहिए। चलिए जी सेकंड पॉइंट, मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री का ही बंदा हो। कोई बाहर का बंदा, मतलब फॉरेन कंट्री का बंदा भी हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। जैसे कि बाहर से यूएसए में कंपनी है, यूएसए की कंपनी ने यहाँ पर अपनी एक सब्सिडरी खोली हुई है या यहाँ पर अपना एक ऑफिस खोला हुआ है। तो जो यूएसए की कंपनी है उसका क्या है, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ भी पॉलिसी आएगी, कोई भी उसके बिजनेस को अफेक्ट होगा तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ेगा। तो मतलब उसको हमारे कंट्री में जो प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारी कंट्री में। तो जिस भी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का। तो दोबारा देखिए, मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए उस कंट्री का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। अगर मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पर है तो मैं वहां का क्या कहलाऊंगा या क्या कहलाऊंगी, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगी। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी चीजें नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आती। तो राइट, आइटम्स दैट नॉट आर इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट्स। सबसे पहला, foreign tourist and visitor who visit a country for holidays, medical treatment, study and conferences etc. देखो अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, ठीक है, विजिट करने के लिए जा रहे हो, आप बाहर गए, आप सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए घूमने फिरने के लिए, ऑलराइट। तो अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, हॉलिडे पर्पस के लिए जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या फिर आप 3 साल के लिए लंदन चले गए जी पढ़ने के लिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाओगे, क्योंकि हॉलिडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए या कॉन्फ्रेंसेस पर्पस के लिए अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वो हम वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनते। ओके, चलिए जी सेकंड पॉइंट देखिए, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन दैट कंट्री। देखो अगर मेरी कंट्री में बाहर के क्या है, फॉरेन स्टाफ है, ठीक है, जैसे बाहर के बंदे मेरी कंट्री में अगर आके रह रहे हैं, ठीक है, अमेरिका का बंदा मेरी कंट्री में आके रह रहा है, या वहां के ऑफिशियल बंदे मेरी कंट्री में आके रह रहे हैं, या वहां के आर्मी के बंदे मेरी कंट्री में आके रह रहे हैं, तो वो कहां से बिलोंग करेंगे, वो अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, मेरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, foreign staff of embassies, official diplomats and member of the armed forces of a foreign country located in that country. ओके, तो नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये
जितनी भी मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज, पॉइंट ध्यान से देखने वाली बात है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम करते हैं ना, राइट, अब यूएनओ में, ठीक है, या डब्ल्यूएचओ में बहुत सारे बंदे काम करते होंगे, तो वो भी किसी कंट्री के होंगे। जैसे डब्ल्यूएचओ में हमारा इंडियन बंदा काम कर रहा है या इंडिया से बंदा काम कर रहा है, तो वो बंदा डब्ल्यूएचओ में अगर रह रहा है, दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है, दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहा है, बट वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं लेते, बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज, जो बंदे काम कर रहे हैं, वो उस कंट्री के होंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। ओके, तो दोबारा से पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के एम्प्लॉयज कहलाए जाएंगे, वहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। ओके, एंड नॉट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इंडियन बंदा डब्ल्यूएचओ में जाके काम कर रहा है तो वो डब्ल्यूएचओ का एम्प्लॉय नहीं हो गया, ठीक है, वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो हमेशा हमारी कंट्री या जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करेगा वो उसी का रेजिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन अ ईयर। देखो बहुत सारे, अब जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो शिप्स के थ्रू सामान जाता है, काफी महीने लग जाते हैं सामान को इधर उधर आने में। तो जो बंदे शिप्स वगैरह पे रहते हैं, ऑलराइट, या कॉमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं या सीजनल वर्कर्स होते हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, काम के पर्पज से या किसी भी पर्पज से, अगर वो किसी पर्पज की वजह से बाहर रह रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे उस कंट्री के। मतलब मेरा शिप गया था, ठीक है, कहाँ गया था, अमेरिका गया था जी, वहां से आया 7-8 महीने बाद, तो वो कहाँ का कहलाएगा, वो हमारी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बट अगर वहां पे जो स्टे था वो कितना हो जाएगा, 1 ईयर से ज्यादा का हो जाएगा। मतलब वो शिप है, गया तो कब था, आज गया था, आ कब रहा है, 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद आ रहा है, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा। ओके, तो दोबारा पढ़िए, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड टू देयर स्टे इज लेस देन अ ईयर। अगर कोई भी क्रू मेंबर है जो बाहर का है, कॉमर्शियल ट्रैवलर है वो बाहर का है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट तब तक नहीं होगा जब तक 1 ईयर से ज्यादा का स्टे ना हो। एंड नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर वर्कर्स। देखो बॉर्डर वर्कर्स जो हमारे बॉर्डर या सीमा पर काम करते हैं, ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉर्डर वर्कर्स को कभी कभी बॉर्डर से इधर आना पड़ता है, कभी कभी उधर आना पड़ता है। तो जो बंदे या जो लोग हमारे बॉर्डर्स को डेली बेसिस पे क्रॉस करते हैं या फिर कभी भी क्रॉस करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर बॉर्डर क्रॉस करके तो दूसरी कंट्री का पार्ट होंगे, राइट। तो बॉर्डर वर्कर्स जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो उसी कंट्री का क्या कहलाते हैं, पार्ट कहलाते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं। नॉट इंक्लूडेड एज ए नेशनल रेजिडेंट्स, सबसे पहला वो बंदे, वो टूरिस्टर या विजिटर्स जो कि एक कंट्री में गए हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए, हॉलिडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी या कॉन्फ्रेंसेस, इस टाइप के पर्पसेस के लिए। दूसरा फॉरेन स्टाफ, डिप्लोमेट्स, ये सारे कहाँ होंगे, जिस कंट्री का पार्ट है उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। तो अगर फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज हमारी कंट्री में है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मेरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे वो हमेशा वहां बिलोंग करेंगे जिस कंट्री के वो हैं, ना कि जहां पर मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। ओके, उसके बाद देखिए क्रू मेंबर्स जो हमारे शिप्स पे रहने वाले होते हैं, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं, वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिस कंट्री के वो हैं। अगर उनका स्टे 1 साल से ज्यादा का हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो उस टाइम के लिए वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होंगे। एंड लास्ट वन क्या था, बॉर्डर वर्कर्स। अगर बॉर्डर पे कोई काम कर रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अगर मेरी कंट्री का बंदा है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर मेरा इंडियन सिपाही है तो वो इंडियन बॉर्डर पे मतलब इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा, ना कि पाकिस्तान की, अगर वो उस पार जा रहा है तो, ठीक है। वैसे ही अगर चाइना इंडिया के बॉर्डर पे इंडियन बंदा है, इंडिया का सिपाही है, अगर वो चाइना बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है तो वो हमारा पार्ट
कहलाएगा, जो इंडियन सिपाही है वही हमारा होगा, और जो चाइना वाला है वो चाइना का होगा, चाहे वो आपस में जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप। देखो बच्चे, सिटीजनशिप क्या है, जैसे हम कौन है इंडियन सिटीजन हैं, कैसे पता चलता है हम इंडियन सिटीजन है? तो ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए फटाफट से स्क्रीन पे देखो। सिटीजनशिप इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगली क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। तो इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अराइज इन टू वेज। पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे अराइज होती है। इंडियन सिटीजनशिप अराइज करने के लिए दो चीजें हैं। पहला, या तो मैं इंडिया में जन्म ले लूं। अगर मैं इंडिया में जन्म ले लूंगी तो मैं कौन हो गई? इंडियन सिटीजन हो गई, राइट। तो सबसे पहला तरीका क्या हो गया? एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या हो जाओ? पैदा हो जाओ, वहां के सिटीजन कहलाओगे। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? वहां उस पर्टिकुलर कंट्री में जो गवर्नमेंट है अगर आपको अलाउड कर दे, ठीक है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट के पास गए, जैसे अगर मैं कहना चाहती हूँ कि इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी, या तो मैं पैदा हो जाऊं इंडिया में, या फिर इंडियन लॉ मुझे क्या कर दे? परमिशन दे दे, मुझे परमिट कर दे, तो मैं क्या कहलाऊंगी? इंडियन सिटीजन कहलाऊंगी। तो सिटीजन होने के लिए दो ही चीजें होती हैं, या तो आपका बर्थ उस पर्टिकुलर कंट्री में हुआ होना चाहिए, या फिर अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया। अगर एक बंदा बाहर का है तो वो हमारी कंट्री में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा और इंडियन लॉ क्या करेगा? अलाउ करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए रेजिडेंटशिप। ये कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आती है? ट्रेड की भी बात आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। चलिए जी, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक बंदा एक कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो क्या कहलाता है? रेजिडेंट कहलाता है। मतलब अगर मैं बाहर की कंट्री में जाके 1 साल से ज्यादा रह रही हूं तो मैं वहां की क्या कहलाऊंगी? रेजिडेंट कहलाऊंगी। ओके, अगर कोई बाहर का फॉरेन बंदा इंडिया में आता है, ठीक है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है, मतलब इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा उस पीरियड के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए, हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन द कंट्री। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में है तो भी वो कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ओके, जो कॉन्सेप्ट मतलब हमने अभी पहले पढ़ा था सेम वही है। तो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप समझ में आया? चलिए जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।